हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। कंपनी और स्थापना वर्ष, जैसे कि जो विदेश से या बाहर से कंपनियां आई हैं और हमारे भारत में उनकी स्थापना कब हुई है और कौन सी कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई है, हम इसके बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो पहला कंपनी है, ये है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हमारे भारत में हुआ था 1498 ईस्वी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो आज हम बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो यह है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तो जैसे देखिए, ये पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, कब से कब तक चला था? तो ये चला था 21 अप्रैल 15 से 26 तक। 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध इस वर्ष लड़ा गया था। और ये पक्ष कौन थे, बाबर ने किसके साथ युद्ध किया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसका परिणाम निकल के आया था कि बाबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। अब हम बात करते हैं नंबर 2, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। और इसमें बाबर के साथ और किसका युद्ध हुआ था? तो राणा सांग एवं बाबर के बीच में युद्ध लड़ी गई थी। और परिणाम निकल के क्या आया था कि बाबर विजयी हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो अब हम बात करते हैं आगे। सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3, चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जून को लड़ा गया था। 29 जून 1528 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? मेहदनी राय व बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या निकल के आया था कि बाबर ही इस युद्ध में भी विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? बाबर। अब हम बात करते हैं नंबर 4, घाघरा का युद्ध। वर्ष कितना था? ये था 6 मई 1529। 6 मई 1529 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। और क्या था ये, किसके पक्ष में? पक्ष में अफगानों एवं बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। अफगानों और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ी गई थी। और इसमें परिणाम क्या निकल के आया था कि बाबर विजयी हुआ था। बाबर विजयी हुआ था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बाबर ने 4 युद्ध लड़ा है और चारों में बाबर ही विजयी हुआ है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और
अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी, नए जोश के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो आज हम बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो यह है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तो जैसे देखिए, ये पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, कब से कब तक चला था? तो ये चला था 21 अप्रैल 15 से 26 तक। 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध इस वर्ष लड़ा गया था। और ये पक्ष कौन थे, बाबर ने किसके साथ युद्ध किया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसका परिणाम निकल के आया था कि बाबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। अब हम बात करते हैं नंबर 2, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 को। और इसमें बाबर के साथ और किसका युद्ध हुआ था? तो राणा सांग एवं बाबर के बीच में युद्ध लड़ी गई थी। और परिणाम निकल के क्या आया था कि बाबर विजयी हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो अब हम बात करते हैं आगे। सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3, चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जून को लड़ा गया था। 29 जून 1528 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? मेहदनी राय व बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या निकल के आया था कि बाबर ही इस युद्ध में भी विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? बाबर। अब हम बात करते हैं नंबर 4, घाघरा का युद्ध। वर्ष कितना था? ये था 6 मई 1529। 6 मई 1529 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। और क्या था ये, किसके पक्ष में? पक्ष में अफगानों एवं बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। अफगानों और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ी गई थी। और इसमें परिणाम क्या निकल के आया था कि बाबर विजयी हुआ था। बाबर विजयी हुआ था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बाबर ने 4 युद्ध लड़ा है और चारों में बाबर ही विजयी हुआ है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी, नए जोश के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत मैप द्वारा भारत का राज्य, कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। तो आज हम मैप से पढ़ेंगे भारत का कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। तो सामने देखिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में आएगा। तो सामने देखिए ध्यान से। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले कौन सा राज्य है
तो वो देखते हैं। सबसे पहले है ये जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य, उसके बाद है पंजाब, फिर है हरियाणा और है राजस्थान, उसके बाद है राजस्थान, फिर है गुजरात, गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा और फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है मैप द्वारा। तो गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, उसके बाद है ये कर्नाटक और यहाँ दक्षिण पश्चिम तट पर राज्य पर है गोवा और फिर कर्नाटक के नीचे है केरल और उससे थोड़ा सा दक्षिण और पूरब में है तमिलनाडु राज्य। अब हम बात करते हैं ऊपर से, जैसे यहाँ से हिमालय, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश है। ध्यान दीजिए तभी आपको समझ में आएगा। और सामने देखिए, अब यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड, फिर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आगे है बिहार और बिहार के जस्ट समीप थोड़ा नीचे है झारखंड, उसके बाद ये सबसे बीच में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत के मैप का दिल भी कहा जाता है, धड़कन दिल कहा जाता है, क्योंकि भारत मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश बीचों बीच में है, मैप के बीचों बीच में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को ये भारत का दिल कहा जाता है। तो उससे ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से थोड़ा पूरब साइड में जाएंगे तो पड़ेगा छत्तीसगढ़ और यहाँ सबसे नीचे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के थोड़ा ऊपर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से बीच में थोड़ा ऊपर साइड उत्तर दिशा में पड़ता है तेलंगाना, उसके बाद ये है उड़ीसा, उसके बाद ये बिहार तो हो गया है, झारखंड हो गया है, उसके बाद सामने देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं झारखंड, झारखंड से यहाँ सबसे नीचे पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल से थोड़ा ऊपर बांग्लादेश पड़ता है। और अब हम बात करते हैं सबसे ऊपर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, सबसे अरुणाचल प्रदेश उत्तर और पूरब साइड में, सबसे पूरब में भारत में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है भारत में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत मैप द्वारा भारत का राज्य, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो आज हम मैप से पढ़ेंगे भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो सामने देखिए तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में आएगा। तो सामने देखिए ध्यान से। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले कौन सा राज्य है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले है ये जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य, उसके बाद है पंजाब, फिर है हरियाणा और है राजस्थान, उसके बाद है राजस्थान, फिर है गुजरात, गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा और फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है मैप द्वारा। तो गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, उसके बाद है ये कर्नाटक और यहाँ दक्षिण पश्चिम तट पर राज्य पर है गोवा और फिर कर्नाटक के नीचे है केरल और उससे थोड़ा सा दक्षिण और पूरब में है तमिलनाडु राज्य। अब हम बात करते हैं ऊपर से, जैसे यहाँ से हिमालय, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश है। ध्यान दीजिए तभी आपको समझ में आएगा। और सामने देखिए, अब यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड, फिर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आगे है बिहार और बिहार के जस्ट समीप थोड़ा नीचे है झारखंड, उसके बाद ये सबसे बीच में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत के मैप का दिल भी कहा जाता है, धड़कन दिल कहा जाता है, क्योंकि भारत मध्य प्रदेश
ये मध्य प्रदेश बीचों बीच में है, मध्य के बीचों बीच में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को ये भारत का दिल कहा जाता है। तो उससे ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से थोड़ा पूरब साइड में जाएंगे तो पड़ेगा छत्तीसगढ़, और यहाँ सबसे नीचे तमिलनाडु है। तमिलनाडु के थोड़ा ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से बीच में थोड़ा ऊपर साइड उत्तर दिशा में पड़ता है तेलंगाना। उसके बाद ये है उड़ीसा। उसके बाद ये बिहार तो हो गया है, झारखंड हो गया है। उसके बाद सामने देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं झारखंड। झारखंड से यहाँ सबसे नीचे पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम बंगाल से थोड़ा ऊपर बांग्लादेश पड़ता है। और अब हम बात करते हैं सबसे ऊपर यहाँ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उत्तर और पूरब साइड में सबसे पूरब में भारत में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत में हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, ये है इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। तो ये नंबर 1 है इसका कार्य। इसने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण कराया। और नंबर 2 है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सबसे पहले क्या किया इसने? अरबी सिक्के को जारी किया। जैसे इसमें था चांदी का टका एवं तांबे का जितला। नंबर 3 है इक्ता प्रणाली चलाई। इसने सबसे पहले इक्ता प्रणाली चलाई थी। तो दोस्तों सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 था, इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो कि तुर्कन ये चिल्हल गानी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? जो तुर्कन ये चिल्हल गानी के नाम से जाना गया। तो उसी प्रकार अब हम बात करते हैं, ये नंबर 5 है, जो कि सर्वप्रथम दिल्ली के, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करना। किसका? अमीरों का दमन करना। और अब हम बात करते हैं दोस्तों मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी, तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। 1206 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार को ऐबक ने बनवाया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, यानी मोहम्मद गौरी द्वारा जितना युद्ध लड़ा गया था हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध। तो अब हम बात करते हैं, यह है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो सामने देखिए, तो हम ये टॉपिक को देखते हैं। नंबर 1 है तराइन का प्रथम युद्ध। नंबर 1 तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि ये युद्ध है, वर्ष है 1191, पक्ष था गौरी व पृथ्वीराज चौहान।
किसके बीच लड़ा गया था? गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या था कि चौहान विजयी हुआ था। चौहान विजयी हुआ था। नंबर 2 है, सामने देखिए, नंबर 2 है त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का द्वितीय युद्ध जिसका वर्ष है 1192 ईस्वी और ये पक्ष था गौरी व पृथ्वीराज चौहान। गौरी व पृथ्वीराज चौहान। इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें गौरी विजयी हुआ था। इस युद्ध में गौरी विजयी हुआ था। वैसे नंबर 3 है चंदावर का युद्ध जो कि वर्ष है 1194 ईस्वी और इसमें कौन कौन लड़ा था? तो ये गौरी एवं जयचंद के बीच युद्ध हुआ था और इसका परिणाम क्या था? गौरी विजयी हुआ था। गौरी हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हैं अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो आज हम विदेशी यात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये है यात्री, देश, काल और शासक। यानी किस देश, कौन से यात्री आए थे, किस देश से आए थे, कौन सा काल था और शासक किसका था। तो अब हम नंबर 1 बात करते हैं। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो ये नंबर 1 है निकोलो कोटा। ये देश था इटली और इसका काल था 1420 ईस्वी। शासक कौन थे? देवराय फर्स्ट। इनके शासक कौन थे? देवराय फर्स्ट। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगी। क्या था? निकोलो कोटी। ये थे इटली के और शासनकाल क्या था? शासक थे देवराय फर्स्ट
हम नंबर 2 का बात करते हैं, अब्दुल रज्जाक। क्या है? अब्दुल रज्जाक। ये कौन थे? फ्रांस। अब हम बात करते हैं इनका शासनकाल क्या था? 1442 ईस्वी। 1442 में ये आए थे। और किसका शासनकाल था? देवराय सेकंड। देवराय सेकंड का शासनकाल था। सामने देखिए तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 क्या था? न्यूनीज जो कि थे पुर्तगाल से आए हुए थे। इनका शासनकाल था जब ये आए थे तो काल था 1535 ईस्वी में ये आए थे। शासक किसका था? अछूत वंश, अछूत राय। अछूत राय का शासक था उस समय। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या था? डोमिंगा प्रसाय। ये था पुर्तगाल, इनका देश था। पुर्तगाल देश से आए हुए थे। इनका शासनकाल था, किस शासनकाल में आए थे? 1515 ईस्वी में। और शासनकाल किसका था? कृष्णदेव राय का शासनकाल था। सामने देखिए तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 है बाराबोसा। बाराबोसा ये थे पुर्तगाल के और इनका भी शासनकाल 1515 से 1516 ईस्वी 15 से 16 ईस्वी था। और इनका शासक कौन थे जब ये आए थे? तो कृष्णदेव राय ही शासक थे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ आपके सामने आऊंगी। आप सब भी जोश भरे मुद्रे में आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है हम ये देखते हैं। तो दोस्तों सामने देखिए तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। सामने देखिए तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा बहमनी वंश के स्वतंत्र राज्यों का विवरण इस प्रकार है। तो नंबर 1 है, जैसे देखिए पहले क्रम है, फिर राज्य है, फिर वंश है, संस्थापक है और स्थापना वर्ष है। तो आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नंबर 1 क्या है? बीजापुर। बीजापुर ये राज्य है। इसका वंश क्या था? आदिल शाही। इसके संस्थापक क्या थे? यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह जो कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1489 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। अब हम बात करते हैं नंबर 2 अहमदनगर। अहमदनगर ये है निजामा शाही। निजामा शाही इसके ये वंश निजामा शाही वंश का था और इसके संस्थापक थे मलिक अहमद। कौन थे? मलिक अहमद। और इसका स्थापना वर्ष क्या था? 1490 ईस्वी। 1490 ईस्वी। सामने देखिए तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 बरार। बरार राज्य था और इसका वंश था इमाद शाही। वंश कौन था? इमाद शाही। और संस्थापक क्या थे? फतेह उल्लाह इमाद शाह। फतेह उल्लाह इमाद शाह। 1490 ईस्वी। स्थापना वर्ष कितना है? 1490 ईस्वी। तो सामने देखिए तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4 गोलकुंड। गोलकुंड जो कि कुतुब शाह वंश का थे। कुतुब शाह वंश के थे और इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। और स्थापना वर्ष कितना था? 1512 ईस्वी। कितना था? 1512 ईस्वी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 5 बिराद। बिराद नहीं है,
बिदर है और इसके संस्थापक थे बिराद शाही। बिराद शाही इसके संस्थापक थे और ये संस्थापक कौन थे? अमीर उल बिराद। और इसका स्थापना वर्ष था 1526 ईस्वी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक क्या था? बहमनी वंश के स्वतंत्र राज्यों का वितरण। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है हम उसे देखते हैं। तो दोस्तों सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। आज का टॉपिक है अकबर के समकालीन शासक। अकबर के समकालीन शासक। तो जैसे नंबर 1 क्या है? रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ जो कि 1558 से 1603 ईस्वी और ये कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड के। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उसी प्रकार नंबर 2 शाह अब्बास। शाह अब्बास ये 1588 से 1629 ईस्वी। ये कहाँ के रहने वाले थे? ईरान। तो दोस्तों सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ रही है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर 3 जरा इवान फोर्ट बेसिलियाविच 1530 से 1584 ईस्वी। ये कहाँ की रहने वाली थी? रूस की रहने वाली थी। तो दोस्तों ये था नोट। जरा इवान फोर्ट बेसिलियाविच इवान द रेवल नाम से कुविख्यात थी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप सबसे हमारा एक क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके जवाब जरूर बताइए। राणा सांग के घोड़े का नाम क्या था और उनके हाथी का नाम क्या था? इसका जवाब हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक नए जोश के साथ आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है हम इसके बारे में बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ये है इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। तो ये नंबर 1 है इसका कार्य। इसने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण कराया। और नंबर 2 है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सबसे पहले क्या किया? इसने अरबी सिक्के को जारी किया। जैसे इसमें था चांदी का टका एवं तांबे का जितला। नंबर 3 है इक्ता प्रणाली चलाई। इसने सबसे पहले इक्ता प्रणाली चलाई थी। तो दोस्तों सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 था इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो कि तुर्कन ये चिल्ली गानी के नाम से
चिलहलगानी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? जो तुर्कन ये चिलहलगानी के नाम से जाना गया। तो उसी प्रकार अब हम बात करते हैं, ये नंबर 5 है, जो कि सर्वप्रथम दिल्ली के, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करना। किसका? अमीरों का दमन करना। और अब हम बात करते हैं दोस्तों मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी, तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। 1206 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार को ऐबक ने बनवाया था। एक है तराइन का प्रथम युद्ध। नंबर 1 तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि ये युद्ध है, वर्ष है 1191। पक्ष था गौरी व पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच लड़ा गया था? गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या था कि चौहान विजयी हुआ था। चौहान विजयी हुआ था। नंबर 2 है, सामने देखिए, नंबर 2 है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसका वर्ष है 1192 ईस्वी, और ये पक्ष था गौरी व पृथ्वीराज चौहान। गौरी व पृथ्वीराज चौहान। इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें गौरी विजयी हुआ था। इस युद्ध में गौरी विजयी हुआ था। वैसे नंबर 3 है चंदावर का युद्ध, जो कि वर्ष है 1194 ईस्वी। और इसमें कौन कौन लड़ा था? तो ये गौरी एवं जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, और इसका परिणाम क्या था? गौरी विजयी हुआ था। गौरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सबको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई है। तो बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1, बहादुर शाह। बहादुर शाह का सम्राट कब से कब तक था? तो 1707 से 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह ने शासक किया था। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 2। तो सामने देखिए प्लीज, तभी ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं शाहदार शाह।